नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल साइंस सफारी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उससे आगे चलते हुए आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे वसा, लिपिड या फैट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो फटाफट से बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं इसको। हेडिंग लगाइए भाई फटाफट से, वसा, लिपिड या फैट। देखिए होते क्या है, ये भाई पोषक तत्व है। जो प्रकार पढ़े थे अपन ने पोषक तत्व के, उन्हीं में से जो दूसरे नंबर का जो प्रकार था पोषक तत्व का वो है वसा। ठीक है, पाचन योग्य है। ये पिछली क्लास में कहा गया था आपसे कि पाचन योग्य है, भाई पाचन होता है इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं भाई ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो भाई जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसी प्रकार से ये भी CHO से मिलकर बना होता है। तीन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब आप कहो कि सर फिर फर्क क्या हुआ सर, फिर तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो और वसा तो सेम हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। इसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट में CHO का जो अनुपात था ना वो कितना था, 1:2:1 था। लेकिन यहाँ वसा में जो अनुपात है इसमें H:O है वो 2:1 नहीं होता है भाई, नहीं होता है। इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट से अलग है। ठीक है, आगे चले इसमें। तो फिर ये मिलकर किससे बना होता है, तो देखिए भाई ये वसी-अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से, वसी-अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। भाई तत्वों की बात करें तब तो CHO आ जाएगा, और अगर यहाँ देखे आगे तो वसी-अम्ल व ग्लिसरॉल से मिलकर ये बना होता है। पाचन के दौरान ये उत्पाद प्राप्त होते हैं भाई। तो इसमें वसी-अम्ल के तो कितने अणु होते हैं भाई, 3 अणु होते हैं, और ग्लिसरॉल के कितने अणु होते हैं, 1 अणु होते हैं। बात करें अगर इसकी घुलनशीलता की, तो भाई देखो जो वसा है क्या, वसा है जैसे अपने घी है या तेल है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि घी या तेल है इसे पानी में मिक्स या घोला नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो अगर आप इसको घोलोगे तो ये पानी के ऊपर आके एक परत बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें जल में क्या होते हैं भाई, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं जी। लेकिन क्या, लेकिन क्लोरोफॉर्म, ईथर और जो बेंजीन है, इन तीनों के विलयन में ये क्या होते हैं भाई, इन तीनों के विलयन में ये घुलनशील होते हैं। ठीक है भाई, इन तीनों में तो आसानी से ये घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते। आगे चले इसमें, तो इसके प्रकार की अगर बात कर ले अपन तो इसके 3 प्रकार है भाई वसा के। वसा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे, तो पहला तो हो जाएगा अपना सरल लिपिड हो जाएगा, सिंपल। दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा अपना संयुक्त लिपिड हो जाएगा, जिसे कहते हैं कंपाउंड। और इसी संयुक्त लिपिड का एक अन्य नाम है भाई, और वो है जटिल लिपिड। भाई सरल पहले आ गया तो अब क्या आएगा, जटिल आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एक तरीके से जटिल लिपिड भी इसे ही कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वो है व्युत्क्रम लिपिड, व्युत्क्रम लिपिड या डिराइव्ड लिपिड। अब इनके बारे में एक एक के अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अपना होगा कौन सा, सरल लिपिड। तो हेडिंग लगाइए फटाफट से, सरल लिपिड, और शुरू करते हैं आगे। फिर लो भाई देखो फटाफट से, कौन सा आ जाएगा, सरल लिपिड। तो अपना शरीर के अंदर जो चर्बी हो जाए, अपना शरीर में जो चर्बी होया करे वो कौन सा लिपिड की वजह से हो जाए भाई, सरल लिपिड की वजह से होती है। तो ये क्या होता है सरल लिपिड, कि वसीय ऊतक या एडिपोज के रूप में ये अपने शरीर में या अपनी त्वचा के नीचे संग्रहित होता रहता है और एक मोटी परत या लेयर बनाता है। तो सबसे पहले वही बात लिखेंगे इसमें, एक तो इसे वास्तविक
वास्तविक लिपिड या संचयी वसा कहते हैं, संचयी वसा कहते हैं। और किसके रूप में संचित होता है, तो इसमें लिखेंगे एडिपोज, एडिपोज व वसीय उत्तक के रूप में, वसीय उत्तक के रूप में क्या होता है भाई, संचित होता है। अगर बात करें इसके प्रकार की, तो देखो दो प्रकार होते हैं भाई। दो प्रकार इसलिए होते हैं कि देखिए ये सरल लिपिड है, अपने शरीर में यही होता है सरल लिपिड ही मैक्सिमम। तो इसमें अगर बात करें तो या तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है या फिर पादपों से प्राप्त होता है। और जंतु या पादपों से जो प्राप्त होता है, इसी के आधार पर इसके जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने हैं, दो प्रकार है। कितने प्रकार है भाई, दो प्रकार है। तो इसमें पहला अगर लिखे अपन, पहला हो जाएगा इधर संतृप्त लिपिड, या जिसे कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हो जाएगा। और एक दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा भाई, असंतृप्त लिपिड। कौन सा हो जाएगा, असंतृप्त लिपिड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब इनका आगे देखते हैं। तो देखिए अगर जो संतृप्त लिपिड है, कौन सा भाई, जो संतृप्त लिपिड है ये कहाँ बनता है भाई, तो ये जंतु जो है, ये जंतु जो है उनसे प्राप्त होने वाला लिपिड है। ये जंतुओं से अपने को क्या क्या मिलते हैं भाई, जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, चर्बी हुई, तो वो सब कैसे हैं, वो सब के सब संतृप्त या सैचुरेटेड फैट है। तो सबसे पहले इसमें लिखे जंतुओं से प्राप्त, जंतुओं से प्राप्त होता है भाई। और ये क्या होता है भाई असंतृप्त वाला, तो ये पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आप आसानी से बता सकते हो भाई इसमें, जैसे घी हो गया, जंतुओं से प्राप्त है तो घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गई। और इसी प्रकार पादपों से प्राप्त है तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे भाई, जैसे जो जितने भी तेल प्राप्त होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, वो सब किस में आ जाएंगे, असंतृप्त लिपिड में आ जाएंगे। तो लिखिए फटाफट से, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी और मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी आपको जगह छोड़नी है, थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी है। आगे पहले दूसरा जो पॉइंट है वो देखेंगे। देखिए भाई ये जो संतृप्त लिपिड है, ये जो संतृप्त लिपिड है, इनमें एक पॉइंट है कि ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये ठोस अवस्था में होती है, यानी जम जाती है भाई, सर्दियों में जम जाती है। तो यही पॉइंट यहाँ लिखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में होती है भाई। और ये क्या होती है, ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर या कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है, ये जमते नहीं है भाई, तरल अवस्था में होती है। अब एक एग्जाम्पल जो बच गया था वो लिखेंगे अपन। यहाँ है भाई संतृप्त वसा में है फिश ऑयल, कौन सा हो जाएगा, फिश ऑयल। और इधर एक एग्जाम्पल है और वो हो जाएगा नारियल का तेल। देखो हर पार्टी में एक ना एक दोस्त तो गद्दार होता ही है, एक ना एक दोस्त तो गद्दार होता है। और इसी प्रकार इन दोनों पार्टियों में भी एक एक जो दोस्त है वो कैसा है, गद्दार है भाई। और वो कौन सा है, इधर तो है अपना फिश ऑयल यानी मछली का तेल, और इधर कौन सा हो जाएगा, नारियल का तेल। क्यों है ये गद्दार, क्योंकि ये जो ये सेकंड वाला पॉइंट अपन ने लिखा है ये इसका पालन नहीं करते, इसका पालन नहीं करते। देखिए नारियल का जो तेल है ये क्या होता है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस पर आप देखते हो सर्दियों के दिनों में जम जाता है, सर्दियों के दिनों में जम जाता है। अगर वो डिब्बा लाया हुआ है जिसमें से खोल के लगा ले तब तो आप हो फायदे में, और अगर वो बोतल ले आए तो भाई साहब फिर क्या करोगे, सर्दियों में उसको गर्म करते हैं फिर, सीधी सी बात ये है। तो यही कारण है कि 20 डिग्री पर ये जम जाता है नारियल का तेल, तो इसकी पार्टी चेंज कर दी, ये कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और ये जो फिश ऑयल है ये इस वाले नियम का पालन करता है, तरल अवस्था वाला, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर। तो इस प्रकार से ये दोनों संतृप्त और असंतृप्त वसा के जो एक्सेप्शन या अपवाद है भाई।
चलिए आगे चले। अब घर वाले ये कहते हैं कि सर मम्मी ये कहती है घी खाया कर दबा के, घी खाया कर दबा के, बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन साइंस ये नहीं कहती। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जो संतृप्त लिपिड है या जो सेचुरेटेड जो फैट है, ये बैड फैट होती है, बुरी वसा होती है। ये अपने शरीर के लिए कैसी होती है? नुकसानदायक होती है। तो लिखे बैड फैट या बुरी वसा, और ये कैसी होती है? ये अच्छी होती है भाई, गुड फैट या अच्छी वसा होती है। अब मुझे ये बताओ भाई, बुरी और अच्छी आदत में से कौन सी अपने शरीर के लिए फायदेमंद है? तो आप कहोगे कि सर जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है, वो अपने शरीर के लिए फायदेमंद है, और जो बुरी है वो क्या है? नुकसानदायक है। तो इसमें अगला पॉइंट हो जाएगा संतृप्त लिपिड में कि ये अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो लिखे शरीर के लिए कैसे होते हैं भाई? शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और इधर ये कैसे होते हैं? ये शरीर के लिए कैसे होते हैं भाई? लाभदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो अब याद रखना भाई, घी वगैरह है वो नॉर्मल मात्रा में आप ले सकते हो, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से होता क्या है कि अपनी जो आर्टरी है, अपनी जो धमनियां है, ये उनमें जाके जमने का काम करती है ये संतृप्त वसा, और उनमें ब्लॉकेज पैदा करती है, या फिर उनकी जो गुहा है, जो पाइपलाइन है, उसको संकरी करने का काम करती है। क्योंकि पाइप के अंदर अगर किसी अन्य चीज का जमा हो गया तो उसमें जो तरल बह रहा है, अपना जो ब्लड बह रहा है, उसके लिए जगह कम हो जाएगी। तो इस वजह से हार्ट अटैक वगैरह का खतरा होता है। तो इसलिए ये ज्यादा नुकसानदायक है बजाय इसके। चले आगे देखें। एक इसमें और प्रकार रह जाता है भाई, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और वो इधर आता है भाई असंतृप्त वसा में। तो लिखेंगे आगे इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका एक अन्य नाम है भाई अल्फा लियोलेनिक अम्ल। कौन सा नाम? अल्फा लियोलेनिक अम्ल है। और ये कैसा होता है भाई? ये असंतृप्त वसा है भाई, याद रखोगे आप, कैसा है? असंतृप्त वसा है, और लाभदायक है भाई शरीर के लिए। क्या है? शरीर के लिए लाभदायक है। और इसके स्रोत की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है अलसी। ये पूछा गया है भाई, यहाँ से प्रश्न आपके लिए पूछा गया है पीछे जो प्रीवियस एग्जाम्स थे उनमें, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई अलसी है। ठीक है, चलिए जो इसमें आगे दूसरे जो लिपिड का प्रकार है वो पढ़ते हैं। और दूसरा कौन सा था भाई? संयुक्त लिपिड है। दूसरा कौन सा हो जाएगा लाडलू? संयुक्त लिपिड हो जाएगा, या फिर जिसे कहते हैं जटिल लिपिड। अब यहां समझिए जटिल लिपिड है। जटिल का मतलब कैसी, इनकी संरचना कैसी हो सकती है? बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए एक तरीके से, तो जटिल संरचना होती है। तो ये जो लिपिड है संयुक्त लिपिड या जटिल लिपिड है, ये जो संरचनात्मक वसा कहते हैं भाई, इनको संरचना बनाने का कार्य करते हैं। विभिन्न जो जैव कलाएं हैं उनमें ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं भाई? संरचनात्मक लिपिड कहा जाता है। संरचनात्मक लिपिड कहा जाता है, लिपिड कहा जाता है। ठीक है, और जो जैव मेम्ब्रेन है या जैव कलाओं के प्रमुख अवयव, प्रमुख क्या है? प्रमुख अवयव होते हैं भाई बायो मेम्ब्रेन के। ठीक है भाई, अब इसमें प्रकार देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो होता है इसमें फास्फोलिपिड। कौन सा हो जाएगा? फास्फोलिपिड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसमें ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, और एक जो अन्य जो लास्ट बचा है इसमें वो है एमिनोलिपिड। ठीक है, ये तीन इसके प्रकार हो जाते हैं। इसमें इतना ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो प्रकार है इसमें उस पे। अब कौन सा आ गया? व्युत्क्रम लिपिड आ गया भाई। और ये जो व्युत्क्रम लिपिड है ये कैसे बनता है? तो ये सरल व जो संयुक्त है, सरल व
संयुक्त जो लिपिड है, सरल व संयुक्त लिपिड है, उसके जल अपघटन से, सरल व संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से बनता है भाई, जल अपघटन से बनता है। बात करें अगर इसमें प्रकार की, तो एग्जांपल तो एक तो हो जाएगा इसमें स्टेरॉइड हो जाएगा, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आ जाएगा एक तो लिंग हार्मोन और एक विटामिन डी। अब यहां समझिए कि सर ये स्टेरॉइड होता क्या है, तो देखिए स्टेरॉइड ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से अपने शरीर के अंदर ही बनते हैं, बाहर से उनको कंज्यूम नहीं करना होता है, बाहर से कोई भी चीज उनको बनाने वाली चाहिए नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से नेचुरली उनका निर्माण होता है, तो उन्हें कहा जाता है स्टेरॉइड। अब आप ये देखोगे कि जो लिंग हार्मोन है, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हो गया और जो मादा है उसमें कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो ये जो लिंग हार्मोन है इनका निर्माण नेचुरली शरीर के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है भाई कि निम्न में से स्टेरॉइड है, और वहां ऑप्शन में आपको अगर लिंग हार्मोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो या एस्ट्रोजन हो वो दिख जाए तो वो आपको आंसर आगे सही करना है, ठीक है। एक जो विटामिन डी है, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी अपनी त्वचा द्वारा संश्लेषित किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। जब सूर्य का प्रकाश अपनी त्वचा पर पड़ता है तो अपनी त्वचा के नीचे कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण कर लिया जाता है। एक है भाई स्टीरोल्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है भाई, कोलेस्ट्रॉल। अब ये स्टीरोल क्या होते हैं, तो देखिए स्टीरोल भी प्राकृतिक रूप से ही बनाए जाने वाले जो पदार्थ है वस्तुओं द्वारा जैसे निर्मित मान लो, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो ये चीजें अपने लिए है भाई, ठीक है। ये अपनी जो वसा थी ये हो गई है कंप्लीट। इसके बाद इसमें 2-3 जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, वो इसमें देख लेते हैं भाई। अत्यधिक वसा के सेवन से क्या होता है, तो देखिए भाई अत्यधिक वसा के सेवन से जो अपनी धमनियां है, धमनियों की गुहा में जमाव के कारण क्या होता है भाई, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो भाई कम खाना चाहिए फैट वगैरह, वसा वगैरह। और ये जो बाहर से अपन जो एक तरीके से जो बर्गर पिज्जा वगैरह जो फास्ट फूड है वो खाते हैं, तो उसमें वसा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो कम खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो एक होता है भाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है सर, भाई देखो इसमें नाम समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी मतलब शरीर और मास का मतलब हो गया भार, तो शरीर भार, इंडेक्स मतलब सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। देखो होता क्या है कि जैसे अपन कहते हैं किसी आदमी को ये मोटा है, ये पतला है, लेकिन उस मोटापे की भी एक परिभाषा सेट की हुई है साइंस ने, कि किस आदमी को मोटा माना जाएगा और किस आदमी को पतला माना जाएगा। वो जो परिभाषा है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब शरीर की लंबाई की तुलना में उसका जो भार है, शरीर की लंबाई की तुलना में अगर उसका भार है वो बैलेंस है तो उसे मोटा नहीं कहा जाएगा, और अधिक है तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, उसे मोटा कहा जाएगा। जैसे मान लो कोई 2 फुटिया आदमी हो, छोटा सा, ठीक है, 2 फुटिया आदमी और वो ऐसे गोल हो जाए, ऐसे लगे जैसे फुटबॉल खेलना, मतलब अपने को ऐसे देखते ऐसे लगे वाह क्या फुटबॉल पड़िएगा, इस हिसाब से। तो उसमें क्या हुआ, उसकी लंबाई कम है लेकिन उसकी मोटाई क्या है, उसका जो भार है शरीर का वो क्या ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ गया तो मोटापा हो जाता है। लिखिए इसमें शरीर व भार या वजन का अनुपात। और साइंस ये कहती है भाई कि अगर ये अनुपात, ये जो शरीर व भार का जो अनुपात है ये 30 किलो मीटर स्क्वायर से अधिक है, इससे अधिक है अगर, तो इसे कहेंगे अपन मोटापा। इसे क्या कहेंगे भाई, इसे मोटापा कहा जाता है। अगर किसी आदमी का वजन 30 किलो प्रति मीटर स्क्वायर से अगर अधिक है तो उसे मोटा आदमी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा भाई। कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें पढ़ेंगे अपन प्रोटीन। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए साइंस सफारी के साथ और पढ़ते रहिए मेरे साथ साइंस। धन्यवाद।